दूसरा फैसला जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमीन विवाद एक सिविल मैटर है, जमीन विवाद का हल थाने पे नहीं होना है बल्कि वो सिविल में होना है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन विवाद के मुकदमे चल रहे हैं और भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज्यादा हत्या होती है वो जमीन विवाद में होती है। रोड एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज्यादा हाथ पैर टूटते हैं वो जमीन विवाद में ही टूटते हैं। और हमने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद को सिविल मैटर बना दिया, किसी की जगह पे दूसरों की जगह पे कब्जा कर लेना को सिविल डिस्प्यूट बना दिया, उसको क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं बनाया। सरकार ने भी जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया, जमीन पे कब्जा करने को क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया है। तो नतीजा यह है लोग दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, खाली नहीं करते। लोग किराए पे मकान लेते हैं, खाली नहीं करते। तो किराए के मकान के विवाद, जमीन के विवाद इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कहते हैं जमीन विवाद एक सिविल डिस्प्यूट है, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तीसरा, एक जो अभी मुझे पता चला कि पुलिस जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो अरनेश कुमार जजमेंट से परेशान है। मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया दीपावली पे और उसकी जांच चल रही है। आईओ से मैं मिला, जहाँ पे चोरी हुआ था वहाँ का सीसीटीवी जाके देखा हमने आईओ के साथ। अब आईओ ने मुझे जो बात बताई और ये कई पुलिस के लोग हमें बता चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पुलिस परेशान है इस अरनेश कुमार जजमेंट से। उस आईओ ने बताया कि उसने एक चोरी थी और उस चोरी को करीब 1 हफ्ते मेहनत करके चोरों को ट्रैक किया। वो पता चला वो चोर मुरादाबाद के थे। दिल्ली की पुलिस मुरादाबाद तक गई, उनको पकड़ी, वहाँ पकड़ नहीं पाई लेकिन गई, वहाँ उनको धमकी उमकी देके आई। 2-3 बार गई। एक तो पहली बार में नॉन अवेलेबल वारंट इशू नहीं होता, उसके लिए 3 बार जाओ तो मजिस्ट्रेट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करते हैं। तो पुलिस पूरे 1 महीने तक करती रही, जाके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। और जब गए फिर वहाँ पे चोर नहीं मिले और बाद में चोरों ने अरनेश कुमार का जजमेंट दिखाया और उनको वहीं कोर्ट से सीधे सीधे सरेंडर करके उनको जमानत मिल गई। मतलब 1 महीने पुलिस की टीम पूरी लगी रही कि दिल्ली से मुरादाबाद आती रही, जाती रही, छापा मारती रही और चोरों के मन में कोई खौफ ही नहीं हुआ क्योंकि अरनेश कुमार जजमेंट कहता है जी भैया इनको गिरफ्तार नहीं करना है, इनको बस जांच में सहयोग करना है। तो भारत में जो चोरी बढ़ रही है, झपटमारी बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है, वो इसलिए भी बढ़ रही है कि चोरों को पता चल चुका है कि अरनेश कुमार जजमेंट हमारे है। पहली बात तो हम पकड़े नहीं जाएंगे और जब पुलिस पकड़ने वाली होगी हम जाके सरेंडर करेंगे, अरनेश कुमार जजमेंट दिखाएंगे, हमको हाथ के हाथ जमानत मिल जाएगी। ये पुलिस की बहुत बड़ी परेशानी है। तो कहीं ना कहीं अरनेश कुमार जजमेंट को फर्दर रिव्यू करके इसमें कुछ नई डायरेक्शन बनाने की जरूरत है, नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। इस अरनेश कुमार जजमेंट के कारण पुलिस के आईओ परेशान है, पुलिस के आईओ हताश हैं, वो निराश हैं। कल जिस तरीके से वो जो आईओ था मेरे साथ में, जिस हिसाब से निराशा उसकी झलक रही थी, उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस अरनेश कुमार जजमेंट से परेशान है, जो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन और सबको बैठे बैठे वहीं पे ही आप जो है उसको जमानत मिलती रहेगी, सरेंडर करेंगे जमानत मिलेगी, सरेंडर करेंगे जमानत मिलेगी। ये एक बड़ी बाधा आ गई है। तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरीके पता है कि अमेरिका में कंसेक्टिव सेंटेंस होता है, कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत में आज भी कॉन्करेंट सजा दी जा रही है। कंसेक्टिव कॉन्करेंट का अंतर यह होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई और उसके खिलाफ 5 धारा में अपराध तय हो गया, चोरी किया, गाली दिया, झपटमारी किया, चेन भी लूटा, माँ बहन की गाली भी दिया, जो भी है, मान लीजिए ऊपर 5 धारा लग गई और एक धारा में 5 साल की सजा है। अगर वही अपराध वो व्यक्ति अमेरिका में करता तो उसको 5 धारा में 5-5 साल की सजा होती, तो टोटल 25 साल की सजा होती। जबकि भारत में वही अपराध करने पे व्यक्ति को मात्र 5 साल सजा होती। क्यों? क्योंकि भारत में सभी सजा एक साथ शुरू हो जाती है। अमेरिका में पहले एक सजा होगी, फिर दूसरी सजा, फिर तीसरी सजा, फिर चौथी सजा, फिर 5वीं सजा। तो इसका मतलब 5 धारा में 5-5 साल सजा होगी, टोटल होगी 25 साल। भारत में 5 धारा की सजा 5 साल। और ये इसलिए चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कॉन्करेंट सेंटेंस को खत्म नहीं किया। सरकार ने नया बीएनएस बनाया, आईपीसी बदल के उसमें भी कॉन्करेंट को जारी रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी ये नहीं कहा कि भैया अमेरिका में, सिंगापुर में, चीन में, वहाँ तो कंसेक्टिव सेंटेंस होता है, कॉन्करेंट होता ही नहीं है। इवन बैंकॉक में, थाईलैंड में, हर जगह कंसेक्टिव होता है। फिर यहाँ क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं ये जो कॉन्करेंट सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, ये गलत है, मेरा मानना है। एक जो सबसे मैं गलत फैसला मानता हूँ वो है एमएलए एमपी केस का। नरसिम्हा राव केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बोला एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। बीएनएस में जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है। एमएलए एमपी को सैलरी भी मिलती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि जिसको भी सैलरी मिलेगी, जिसको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि जिसको भी सैलरी मिलेगी वो वकालत नहीं कर सकता। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पर डे सांसद विधायक वकालत करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल संसद विधायक नहीं चल रही तब छुट्टियों में करते, संसद चलती रहती है फिर भी वकालत करते रहते हैं। मैं कम से कम 15 से 20 ऐसे सांसदों को देखता हूं जो लोकसभा राज्यसभा के हैं, जो उधर पार्लियामेंट चल रही होती है वो पार्लियामेंट नहीं जाते, वो संसद में आते हैं। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को संसद में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि एमएलए एमपी को सैलरी स्लिप मिलती है, वो सैलरीड हैं, उनको सैलरी नहीं बल्कि वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भी मिलता है। इसके बावजूद कहते नहीं जी इनकी वकालत पे नहीं रोक लगेगी। मुझे लगता है ये फैसला कहीं कहीं गलत है, दबाव में लिया गया फैसला है, ये ठीक नहीं है।
इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है।